ठीक है। क्वेश्चन 3 है, जून 2021, वेरिएंट 1 2 कह रहा है जीएसटी इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लो पता चल गया। अब फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकती है, डिबेंचर्स इनके पास आ सकते हैं, लेकिन इनको अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना पड़ती है, सीक्रेसी नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, सब बातें। इट प्रोड्यूसेस स्टील प्रोडक्ट इंक्लूडिंग गेट्स एंड गैराज डोर्स। स्टील प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें गैराज डोर शामिल है। जीएसटी एज अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड अ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। यार ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस किस तरह के होते हैं। एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर में एक बंदा है बहुत सारे लोगों को देख रहा है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है। और टॉल स्ट्रक्चर, अब शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है। टॉल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बंदा है, इसके अंडर दो बंदे हैं, फिर उसके अंदर फिर दो बंदे हैं, फिर इनके अंदर फर्दर लोग हैं, फिर इसके अंदर फर्दर बहुत सारे लोग हैं। ये टॉल स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होती है, बहुत टाइम लगता है कम्युनिकेशन को पास ऑन होने में। ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है। आपके पास समझ में आ गई बात, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। जीएसटी हैज मेनी स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर ग्रुप्स इंक्लूडिंग 600 एम्प्लॉइज। कह रहे हैं कि भाई उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर ग्रुप हैं। स्टेक होल्डर कौन होता है? वो इज इंटरेस्टेड इन कंपनी। शाबाश। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता है, और अफेक्टेड बाय बिजनेस डिसीजन, अफेक्ट भी होता है, अफेक्टेड बाय बिजनेस डिसीजन। ये दोनों चीजें होती हैं, इंटरेस्टेड भी होता है, अफेक्टेड भी होता है। और स्टेक होल्डर की क्या क्या टाइप्स हम पढ़ चुके हैं अब तक? बैंक, शेयर होल्डर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बैंक, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, मैनेजर्स, नहीं मैनेजर एक हाई लेवल की चीज हो गई, कस्टमर, सप्लायर, सप्लायर, ठीक है, गवर्नमेंट, ओ बैंक भी हो गया, गवर्नमेंट भी। ठीक है भाई, और लोकल कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, यहाँ लिख रहा हूँ, लोकल कम्युनिटी। ये देखो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है भाई एनएस, समझ लो। अच्छा आगे क्या हो रहा है, कह रहा है कि भाई द मैनेजिंग डायरेक्टर इज कंसीडरिंग इंट्रोड्यूसिंग जॉब रोटेशन टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। यार देखो बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हुए हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के। कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या, वेज रेट बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कर दो, शेयर ऑप्शंस दे दो, ठीक है, बोनस दे दो, कमीशन दे दो। और जो नॉन फाइनेंशियल पढ़े थे, एक तो आगे जॉब रोटेशन, और क्या पढ़ा है हमने, जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो अभी जॉब कर रहा है उसके साथ सेम लेवल के और टास्क उसको और दे दो। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ओ लेवल, ओ लेवल बिजनेस भी दे दो, ओ लेवल की बिजनेस। ठीक है। जॉब एनरिचमेंट क्या है, ओ लेवल इकोनॉमिक्स, ए लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दो, ओ लेवल बिजनेस, ए लेवल बिजनेस, हाई लेवल के टास्क दे दो, फ्रिंज बेनिफिट दे दो, टीम में काम करा दो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दो। सही है। जॉब रोटेशन तो डिस्कस कर लिया। इस तरह के सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। अब देखो वो उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें सारी हमने रिवाइज कर ली हैं। अच्छा आगे आ जाओ। ही हैज ऑल्सो बीन एनालाइजिंग सम फाइनेंशियल डेटा एंड एक्सट्रैक्ट शोन इन टेबल 3.1। क्या बता रहा है आपको, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट डेटा फॉर वन ऑफ जीएसटी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का बता रहा है, प्रोडक्ट एक्स का। कितने यूनिट आपने बेचे 2020 में? 30,000 बेचे। प्राइस पर यूनिट कितनी है? 100। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60। तो इस 100 में से 60 माइनस करोगे ना तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। हमने एक पढ़ा था ना ब्रेक इवन का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, ब्रेक इवन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ब्रेक इवन का याद है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बात हमने पढ़ी थी, याद आ गई? प्राइस ये हमने पढ़ा था। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास? कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो सेल है आपके पास 100, वेरिएबल कॉस्ट है 60, आंसर कितना आ जाएगा? 40। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? ये 9 लाख डिवाइड बाय 4। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 9 लाख। उसके बाद क्या है, ब्रेक इवन आउटपुट आपको बताया हुआ 22,500 कि इतना ब्रेक इवन है। इससे ज्यादा जितना होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, इससे आगे का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अब सबसे पहले आपको बता रहा है कि फिक्स कॉस्ट बता दो, तो ये आसान है। इट इज अ कॉस्ट, इट डज नॉट चेंजेस। शाबाश, इट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट, दैट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन एक्टिविटी लेवल। ठीक है, एक्टिविटी लेवल के साथ जो कॉस्ट चेंज नहीं होती। ठीक है भाईजान, आगे चलें भाई। आगे कह रहा है कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर प्रोडक्ट एक्स इन 2020। मार्जिन ऑफ सेफ्टी याद है कैसे निकालते थे हम?
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि ब्रेक इवन से ज्यादा कितना है, तो इसको हम कहते हैं कि करंट आउटपुट, तो ऐसे करंट। ऐसे नहीं कर सकते कि 9 लाख को 40 से डिवाइड किया और 9 लाख को फिक्स कॉस्ट है। फिर उसको उसको माइनस कर दिया ब्रेक में, तो जो बचेगा नहीं, वो नहीं 9 लाख तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो आप अलग तरह, आप तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो, ब्रेक इवन तो हमें वो है, ब्रेक इवन आउटपुट तो उसने बताया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट आउटपुट। या ब्रेक इवन आउटपुट कह लो इसको, ब्रेक इवन आउटपुट। करंट आउटपुट कितना है माइनस ब्रेक इवन आउटपुट, तो करंट आउटपुट कितना, ये कितना बताया हुआ है, देखो सबसे ऊपर क्या कह रहा है बताओ। 30,000। 30,000। करंट आउटपुट आपके पास 30,000 है, और ब्रेक इवन आउटपुट कितना बताया भाई देखो, ठीक है, 22,500। माइनस। क्या आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 8 7, 7,500। और यूनिट्स लिखेंगे 7,500 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स लिखेंगे, जिसमें डॉलर में देते हैं डॉलर लिखते हैं, और यूनिट्स में दिया तो यूनिट लिखते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं भाई। अच्छा लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। हाँ भाई अनस, नींद आ रही है क्या, थोड़ा वॉक कर लो उठ के, वो हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे हो जाए। चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रहा है भाई, नहीं आ रहा? ठीक है भाई। आउटलाइन टू एडवांटेज ऑफ हैविंग अ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड, जीएसटी को क्या फायदा है शॉर्ट चेन ऑफ कमांड का, ये बताएंगे। तो ये नॉलेज और एप्लीकेशन यहाँ पे टेस्ट होती है। तो शॉर्ट चेन का फायदा क्या है, कम्युनिकेशन इज क्विकर, तेज कम्युनिकेशन हो जाएगी, कम्युनिकेशन इज क्विकर। और एप्लीकेशन करना है विद इन दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, विद इन दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये एप्लीकेशन हो गई, देख रहे हो अनस भाई कितना आसानी से हमने 4 नंबर ले लिए, और 2 नंबर ले लिए, विद इन दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या हो सकता है हमारे पास, और हम लिख सकते हैं कि भाई शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है और डेलीगेशन इजी हो सकती है, तो हम लिखेंगे मोर, मोर डेलीगेशन, मोर डेलीगेशन, ये सवाल पूरा कर लो पहले। मोर डेलीगेशन, देखो हम डेलीगेशन ज्यादा कर रहे होंगे, मोर डेलीगेशन, और एप्लीकेशन कर दो टू इट्स 600 एम्प्लॉइज। ठीक है, हम ज्यादा डेलीगेशन कर रहे होंगे 600 एम्प्लॉइज को, जल्दी से कर लो फिर आगे चलते हैं। ये कर लो उसके बाद चले जाना वहाँ, फिजिक्स इसके बाद ले लेना भाई, ये बस पार्ट डी और ई रह गया, इसके बाद फिर हम आखिरी सवाल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है भाई, आगे चलूं। अच्छा जी, यार ये दरवाज़ा फिर खुल गया। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू जीएसटी ऑफ यूजिंग जॉब रोटेशन टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। एक फायदा बता दो जॉब रोटेशन का, एक नुकसान बता दो, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है भाई। तो फायदा क्या होगा कि वर्कर्स लीव नहीं करेंगे आपकी कंपनी, तो लिखो फ्यूअर वर्कर्स, फ्यूअर वर्कर्स माइट लीव। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि यूजिंग जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन 600 employees in GST will not, बल्कि यूजिंग की जगह लिखो ड्यू टू, ड्यू टू जॉब, जॉब रोटेशन 600 employees in GST will not get bored by doing the same task repeatedly, by doing the same task repeatedly। ठीक है, रिजल्टिंग इन
लोअर रिक्रूटमेंट कॉस्ट। तो इसकी वजह से कम लोग छोड़ेंगे तो लोअर रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो जाएगी। ये एनालिसिस हो गया, लोअर रिक्रूटमेंट कॉस्ट एनालिसिस हो गया। 600 एम्प्लॉयज़ वाली बात जो थी वो आपकी, जैसे अगर मैं इसकी मार्किंग करूँ तो मैं यहाँ नॉलेज दूंगा, यहाँ एप्लीकेशन दूंगा, और यहाँ इसको एनालिसिस दूंगा। ठीक है भाई। डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं भाई। हाँ, डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं भाई, क्या होगा। बोर मतलब कोई ये हो सकता है कुछ पड़ जाएगी अब इसमें। देखो, बात क्या है, आप जॉब रोटेशन कर रहे हो, जब बार बार बंदे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगी, है ना। और हर बंदा नहीं चाहता कि यार हम बार बार जो है ना टास्क चेंज करें। जैसे मैं नहीं बताया था, मैं कंपनी में काम करता था, वो साहब जो है ना वो 25 साल से एक ही काम कर रहे थे, और लोग उनको वो हमारे जो वो थे सीनियर मैनेजर कहते थे, वो ये हिदन सिरातुल मुस्तकीम इनका ये है, ये जो है ना ये इनका सीधा रास्ता भाई यही है, ये इससे हट के आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। तो हर बंदा तैयार नहीं होता जो चैलेंजिंग टास्क लेना नहीं चाहता, और टाइम लगता है नए टास्क को लर्न करने के लिए, ठीक है ना। हर कोई तो रिजवान की तरह नहीं कि फौरन फौरन लर्न हो जाए, तो टाइम लगता है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि भाई आपको ट्रेनिंग ज़्यादा देना पड़ेगी। तो आप लिखो, इट इंक्रीजेस ट्रेनिंग कॉस्ट, इट इंक्रीजेस ट्रेनिंग कॉस्ट, ये नॉलेज हो गई। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन ये हम करेंगे। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि प्रोवाइडिंग, कितने एम्प्लॉयज थे इसके, लिखा हुआ है, हाँ 600 एम्प्लॉयज। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू 600 एम्प्लॉयज विल बी टू कॉस्टली, will be too costly, which may ये इतने के अगर बिजली से प्रॉफिट होंगे uh, कुछ में रिड्यूस increase करेंगे। expenses of जीएसटी था ना, कौन था, जीएसटी जीएसटी ऑफ जीएसटी resulting in lower profits। ठीक है। ये हम ये भी लिख सकते हैं इसका, कि इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इट मे बी डिफिकल्ट टू रीच ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ 22,500। ठीक है। बहरहाल, अबे यार हमने ऊपर भी 600 एम्प्लॉयज एप्लीकेशन यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे इसका नंबर हमें मिलेगा नहीं। कौन तो से इसका आंसर इसी पार्ट में, सेम पार्ट में 600 एम्प्लॉयज, तो हम लिखेंगे बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अब यहाँ अगर हम 600 लिख रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन में काउंट नहीं होगा। तो कॉस्टली विच में इंक्रीज, इसको ये लिख लो, विच में इंक्रीज एक्सपेंसेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी, अब आगे इसकी एक्सपेंसेस बढ़ गए ना, ये एनालिसिस हो गया। तो हमें 600 एम्प्लॉयज़ को नहीं मिटाना चाहिए। नहीं 600 लिख लो, कोई मसला नहीं है वो। एक एप्लीकेशन वो और एक करना हो है। गई ना, उसको हमने आंसर बनाने में हमें मजबूरन यूज़ करना पड़ा, अच्छा। तो उसको हम आगे करेंगे। तो ये क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑफ जीएसटी, सो इट्स ब्रेक इवन। जब खर्चे बढ़ेंगे तो ब्रेक इवन आउटपुट बढ़ जाएगा, तो ब्रेक इवन आउटपुट, ब्रेक इवन आउटपुट विल इंक्रीज अबव 22,500। उसका ब्रेक इवन आउटपुट इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। सही है। अब लास्ट पार्ट हमारा इसका रह गया, 1,500 यूनिट्स। यूनिट्स ये लिख लो पूरा, ठीक है। सही है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट कह रहे, डू यू थिंक शेयर होल्डर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ग्रुप टू द सक्सेस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अब शेयर होल्डर कितने सारे हमने स्टेक होल्डर डिस्कस कर लिए, हर बंदा अलग अलग चीज चाह रहा होता है, तो आपने दो स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करना है और फिर बताना है विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी मैं शुरू में कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि शेयर होल्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने लिखा है। देखो, शेयर होल्डर्स आर इम्पोर्टेंट, शेयर होल्डर्स आर इम्पोर्टेंट
बिकॉज दे इन्वेस्ट द मनी, बिकॉज दे इन्वेस्ट द मनी, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द बिजनेस, बिकॉज दे इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, बिकॉज दे इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, इससे क्या होता है, विच कैन हेल्प द बिजनेस टू ग्रो फास्टर, ठीक है, फुल स्टॉप। अब कस्टमर के बारे में लिखेंगे हम, एनदर, बल्कि इसका ही चेंज कर लेता हूँ, एनदर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज कस्टमर्स, ठीक है, तो कस्टमर एक और इम्पोर्टेंट होल्डर्स हैं, ये आप बात लिखोगे आपको नॉलेज का एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे बाय द प्रोडक्ट, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, मैं बोलूँगा यार कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर कस्टमर नहीं होगा तो आप पैसा इन्वेस्ट करके कहाँ जाते जाओगे। हाँ, जब बिजनेस शुरू करना है तो शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब शुरू हो गया तो फिर तो आप कस्टमर इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि इन माई ओपिनियन कस्टमर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, इन माई ओपिनियन customers are more important, more important because, बल्कि हम इसको हम ये लिख सकते हैं कि कस्टमर्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज, बल्कि लिख लो, हाँ, कस्टमर्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट, बिकॉज विदाउट कस्टमर्स, बिकॉज विदाउट कस्टमर्स, रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, लिमिटेड कंपनी है, विदाउट कस्टमर्स अ लिमिटेड कंपनी, because without customers a limited company cannot generate income, limited company cannot generate income, and without this they cannot cover their cost to make a profit, to make a profit। अब अब हम दूसरी शेयर होल्डर के बारे में लिख लेंगे कि भाई ये शेयर होल्डर्स, इधर जगह नहीं, नीचे लिख लेता हूँ, शेयर होल्डर्स आर important but once once the business is established, but once the business is established they have
लिटिल इम्पैक्ट ऑन डे टू डे डिसीजंस, on day-to-day decisions. They have little impact on day-to-day decisions. हमने लिख लिया, in my opinion, customers are more important because without customers, a limited company cannot generate income, and without this, they cannot cover their cost to make a profit. Shareholders are important, but once the business is established, they have little impact on day-to-day decision. तो हमने बता दिया कि भाई इस वजह से हमारे पास कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?